हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से जो वन लाइनर फॉर्म में है उसमें आज हम गैर संवैधानिक निकाय और अन्य संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे संवैधानिक निकाय और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे का मैंने पहले ही ले रखा है। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे सेशन इसके हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा है। जितने भी आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। हर वीडियो हर टॉपिक का 15 से 20 मिनट का वीडियो है, तो आप देख सकते हो, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इससे ये मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये आएगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक निकाय में कौन कौन सा आता है ये देख लीजिए आप पहले। या संवैधानिक भी बोल सकता है उसको, ठीक है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आता है। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग आता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग आता है। लोकपाल लोकायुक्त। और ये तो बहुत मतलब इससे तो अन्य मतलब काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकायुक्त और लोकपाल से। अगला राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। नीति एवं योजना आयोग है। पहले योजना आयोग था, अब उसकी जगह पे नीति आयोग हो गया है। भारत का विधि आयोग। तो इतने तो हैं आपके गैर संवैधानिक निकाय। अब हम आज की क्लास में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राज्य मानवाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो देखो, इसको गैर संवैधानिक या संविधिक निकाय भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे मैंने क्लासेस ले रखी है। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो हिस्ट्री या पॉलिटी से, तो आपको ये जो चैनल है आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। मैंने पीवाईक्यू पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी सारे ले रखे हैं यूजीसी नेट के, वो भी आप देख सकते हो। प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका हुआ था। आगे है, थोड़ा सा मैं इसको तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, है ना। चलिए आगे है, फिर है देश में मानवाधिकार का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कब हुआ था इसका गठन। देखो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। तो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार के मामले की जांच करता है। तो ऐसे मामले जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ है, ठीक है, 1 वर्ष से कम का समय होगा तो ये देखेगा। और ये प्रतिवर्ष की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 1948। ये कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा, इसका डेट पूछता है। आगे है, अब इसकी जो संरचना है, कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है। तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुत सदस्यीय संस्था है। इसमें सदस्य होते कौन कौन होते हैं। आयोग के एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होते हैं आयोग के सहित, यानी 11 और +1। अगला है, अध्यक्ष वही होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। आगे है, पदेन में कौन कौन होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, जैसे इस पदेन का मतलब होता है इस पद पे होते ही वो उसके सदस्य बन जाते हैं। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजनों के संबंधी मुख्य आयुक्त। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित होती है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर।
प्रधानमंत्री द्वारा 6 गठित सदस्यीय चयनित समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होते प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आगे वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब अरुण कुमार तो इससे पहले के थे, अभी आपके हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन, जीके जैसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले अरुण कुमार मिश्रा थे, हो सकता है क्रम में भी सजाने को आ जाए, तो अरुण कुमार मिश्रा, और अभी स्टार्टिंग वाला एक हम देखेंगे 2-3, और लास्ट में जो 1-2 इधर हो चुके हैं वो, तो अरुण कुमार इनसे पहले थे, और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो राम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त, क्योंकि प्रथम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये थे श्री रंगनाथ मिश्रा, श्री रंगनाथ मिश्रा, जो 12 अक्टूबर 1993 को जब हुआ था तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे या यह प्रावधान किया गया है? तो मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। अब इनका कार्यकाल क्या होता है? तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा, पहले था 5 वर्ष लेकिन अब 3 वर्ष या 70 वर्ष, उसमें से जो पहले आ जाएगा वो हो जाएगा। 3 वर्ष उनका हो गया या उससे पहले 70 वर्ष हो गया उनकी आयु, तो भी वो हट जाएंगे। आगे आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद हटाने की क्या रीति है? तो केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचार या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद इनको हटाया जा सकता है। अगला, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा दी जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अब आयोग का कार्य क्या क्या है? तो देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच करना, इससे संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना, दूसरा है किसी न्यायालय से संबंधित लंबित मामले को न्यायालय की सहमति से उस मामले का निपटारा करना, राज्य सरकार के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्थाओं जहां व्यक्ति उपचार, सुधार और संरक्षण के प्रयोजन के लिए रखा गया हो, वहां जाकर स्थिति देखना, सुधार हेतु सरकार को सिफारिश करना। अगला, मानवाधिकार से संबंधित संधियों और अन्य राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। अगला है मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसका संवर्धन करना। आगे, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयास को उत्साहित करना। आगे, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना। आगे है ऐसी बात जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य और जो मानव अधिकार के उपभोग में बाधा डालती है पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारिक उपाय की सिफारिश करना। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस न्यायालय के समान सभी अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय के समान। अगला, मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक और विशेष रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किन परिस्थितियों में अपने पास है? तो यदि वे दिवालिया हों, कार्यकाल के दौरान कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हों, मानसिक एवं शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हों, न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर। आगे है, अब ये है जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हुए हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कभी क्रम में आजकल बहुत सारे मतलब खासकर यूजीसी नेट में क्रम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, तो आपके पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारा याद नहीं रखना, पहला याद रखिएगा बहुत, तो दूसरा तीसरा याद रखिए, उसके बाद लास्ट वाले जो है, लास्ट वाले कौन है? अरुण मिश्रा है, उससे पहले प्रफुल्ल चंद्र है, और अभी कौन से हैं? अभी हैं आपके वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इतना नीचे से और दो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, आप एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अभी वाला तो नहीं है, अभी वाला आप नोट डाउन कर लो, मैंने बोल दिया है। अभी कौन है? वी सुब्रमण्यम है, वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा जितने भी लिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है। एक मिनट। हाँ, तो साक्ष्यों के समान करना, हाजिर करना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की उपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य करना, किसी न्यायालय
या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, साक्ष्य और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय में विहित किया जाना। आगे है, अब ये है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र, ये जो 1948 में हुआ था। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकार सार्वभौमिक 1948 के प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें उद्देशिका में किया जाता है, मूल अधिकार में किया जाता है, और राज्य के नीति निर्देशक है तो मूल कर्तव्य में किया जाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, अब ये जो सार्वभौमिक मानवाधिकार आयोग, उसमें टोटल कितने अनुच्छेद है, यही सीधे पूछा जा सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में आपको 111 अनुच्छेद है, 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय हैं, और इसमें क्या है, 30 अनुच्छेद है। अगला मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के किस भाग को प्रतिबिंबित करता है? तो मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट्स के, देखिए इसमें आप देख लीजिए एक बार, मैं इसका वो भी अनुच्छेद दिखा देती हूँ। यूजीसी नेट का दे रहे हो तो पहले तो इसके अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप पीवाईक्यू किए हो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको एक नज़र देख लेना है, सब याद नहीं करना, बट एक नज़र देख लो। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा का प्रमुख बल किस पर है? मानव होने की वजह से मानव गरिमा। अगला है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को अनुच्छेद प्रथम पीढ़ी माना जाता है, तो 1 से 21 तक के अधिकार को प्रथम पीढ़ी का माना जाता है। द्वितीय पीढ़ी का कब से? 22 से लेकर 27 तक द्वितीय पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में क्या दिया गया? ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा पूछा जाता है कि मानवाधिकार की प्रथम पीढ़ी में क्या क्या अधिकार की बात हुई थी, दूसरी पीढ़ी में क्या अधिकार की, तीसरी पीढ़ी में क्या क्या अधिकार, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, पहली पीढ़ी में क्या दिया जाता था? नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरी पीढ़ी में क्या अधिकार शामिल हो? सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन। और तीसरी पीढ़ी में क्या होगा? एकजुटता, समूह में शामिल होना, अधिकार, मानव अधिकार की किसी, तो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद उन्मूलन मानवाधिकार की किसी पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। अगला है, मानवाधिकार संबंधित जो अनुच्छेद है वो एक बार देख लेते हैं हम। इसको मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी ताकि आप कई बार देखो तो मतलब ध्यान में थोड़ा रहे। देखिए, पहला और दूसरा क्या है? सभी मनुष्यों को जन्म से विवेक और बुद्धि के अनुसार जीने एवं बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव से जीवन यापन करने का अधिकार है। दूसरा में, पहला दूसरा ये हो गया। तीसरा में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत कुछ आप फंडामेंटल राइट से भी कर सकते हो, कुछ कुछ उस तरीके का आपको मिल जाएगा। दासता और गुलामी से मुक्ति, ठीक है। अगला पांचवा, अमानवीय व्यवहार और मंत्रण से भी मुक्ति। छठा, विधि के सम्मुख समानता का अधिकार। सातवां, विधि के सम्मुख संरक्षण का अधिकार। पहले है समानता, फिर संरक्षण। फिर है आठवां में राष्ट्रीय अभिकरण और प्रभावी उपचार। अब राष्ट्रीय अभिकरण और फिर प्रभावी उपचार हो गया। 9th है अवैध गिरफ्तारी एवं विरोध है। 10 है स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई। 11 में 2 है, तो पहले में है निर्दोषित का अधिकार और कार्योत्तर विधि से विमुक्ति। 12 एकांत एवं गृह पर पत्र आदि भेजने का, एकांत गृह पत्र भेजने का अधिकार। 13 का में 2 है, तो पहला है संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता, और 13(2) में अपने देश से दूसरे देश जाने की स्वतंत्रता। 14 में है आपको उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने का अधिकार। राष्ट्रीयता का अधिकार, वैवाहिक जीवन का अधिकार 16 में है। आगे है 17 में क्या दिया गया है? 17 में है आपका संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। 18 है विचार, अंतः और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 हमारे यहाँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 फर्स्ट में सम्मेलन का अधिकार। 21 में है अपने यहाँ सरकार की सहभागिता। फिर है 22 से आपका आर्थिक और सामाजिक अधिकार की बात हो जाती है, जो सेकंड पीढ़ी वाला हो जाता है ना। तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी, कार्य करने, रोजगार स्वतंत्रता, विश्राम और अवकाश का अधिकार, जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 26 याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। 27 सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। 28 सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी अधिकार।
29 है व्यक्ति के पूर्ण विकास में स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता का अधिकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। 30वां है किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के प्रभाव से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था? तो अध्यादेश वाला आर्टिकल क्या है? 123। और वही राज्यपाल का क्या है? 213। 2 को आगे कर देंगे तो हो जाता है, राज्यपाल का होता है अध्यादेश जारी करने का और राष्ट्रपति का, क्योंकि ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुई? तो 28 सितंबर 1993 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य मानवाधिकार को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा में परिभाषा? धारा 2। मानवाधिकार 93 में धारा किस धारा में लोक सेवकों की परिभाषा की गई? धारा 2 के ड में। अगला है मानव अधिकार संरक्षण 1993 में सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा में राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया? तो धारा 21 में। राज्य मानवाधिकार आयोग 7वीं अनुसूची में अवस्थित किन विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में। किस मानवाधिकार संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य का प्रावधान किया गया है? तो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा। आगे है राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल और चुनाव समिति की सिफारिश के द्वारा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाले चुनाव समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जैसे राष्ट्रीय वाले में होते हैं वैसे यहाँ पे क्या 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 हो जाएंगे? राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा, राज्य का गृह मंत्री हो जाएगा, विधान सभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, इसके साथ साथ विधान परिषद जहाँ पे हो वहाँ पे उसके सभापति तथा विपक्ष का नेता, तो दूसरे सदन का भी सभापति और विपक्ष का नेता। अगला, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तो 3 और या 70 वर्ष, इसमें से जो पहले हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और नियुक्ति की जाती है? धारा 22। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उन्हें अपने पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। उसे विधि से प्रवृत्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सहमति से हटाया जाता है। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, तो ये राज्य सरकार, उसमें केंद्र सरकार था, इसमें राज्य सरकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है? तो वही देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, एक बार देख लीजिए। किसी मानवाधिकार संबंधित कार्य और न्यायालय, ऐसा इसके लिए इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, बस एक बार देख लेना है। जेलों एवं बंदी में जाकर वहाँ की स्थितियों का अवलोकन करना और उसमें सुधार हेतु अनुशंसा करना। मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक कानून को समीक्षा। आगे है मानवाधिकार क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य करना और इसे प्रोत्साहित करना। आतंक सहित अन्य सभी कारणों की समीक्षा करना, उससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। स्वप्रेरणा और न्यायालय के आदेश से मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। मानवाधिकार के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना और उसे प्रोत्साहन करना। आगे है राज्य मानवाधिकार किस न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है? तो दीवानी, जैसे ऊपर था। कितने वर्ष से अधिक के मामले की जांच राज्य नहीं कर सकता? 1 वर्ष से अधिक के मामले की जांच नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है। आयोग द्वारा किसी मामले की जांच या उसके बाद उठाए गए क्षतिपूर्ति के लिए सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करना। दोष के विरुद्ध बंदीकरण की सिफारिश करना। पीड़ित के तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश करना। अगला, मानवाधिकार संशोधन जो 2019 में हुआ है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 राष्ट्रपति 22 जुलाई को स्वीकृत किया गया है। यह अधिनियम राष्ट्र और राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो। आयोग के सदस्य की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, जिसमें 1 महिला होगी। आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें 1 महिला होगी। इसमें दिव्यांग संबंधी आयोग के मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वही
कार्यकाल 5 या 27 से घटाकर 3 और 70 कर दिया गया है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे, मतलब जैसे एक बार बन गए तो फिर बाद में वो अगर उनकी एज बच जाती है अगर तो वो बन सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद, जैसे राज्य वाले में उच्च न्यायालय हो गया और राष्ट्र वाले में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसको करता है, तो राज्य है तो राज्य सरकार को बोलेगा, केंद्र है तो केंद्र सरकार को। मानवाधिकार न्यायालय एक विशेष लोक अभियोजन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। मानवाधिकार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई, ऐसे वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। आगे है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात। आगे है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त रीति के दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति राज्यपाल को है, धारा किसमें 25 के अनुसार। आगे राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को क्या समझा जाता है, तो लोक सेवक। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ था। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष आप एक बार देख लेना। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार से संबंधित धाराएं, ये धाराएं हैं एक बार तो क्या है इसमें परिभाषा, पहले संक्षिप्त विस्तार है, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है, फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, अध्यक्ष सदस्य त्यागपत्र और हटाना है, सदस्यों की पदावधि है, परिस्थिति में सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें हैं, आयोग के कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी वृत्त, फिर 12वां आयोग के कार्य है, जांच के संबंधी शक्तियां हैं, अन्वेषण है, शिकायतों की जांच है, 19 में सशस्त्र बलों से संबंधित क्रिया है, आयोग की वार्षिक विशेष रिपोर्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है, धारा 21 में, और 22 में क्या है, राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है, और 23 में राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र हटाना है, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के निबंधन और शर्तें हैं, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है, 30वें मानवाधिकार न्यायालय, 37 है विशेष अन्वेषण दलों का गठन, ये धारा है, तो ये धारा एक बार आप देख लीजिएगा। आगे आयोग का कुछ कार्य को पूरा किया जाना, तो भोजन के अधिकार से संबंधित, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2029 की समीक्षा, बाल श्रम समाप्त, मातृत्व रक्तल्पता तथा मानवाधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न से रोकना, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पीड़ित से मार्ग, ठीक है, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, दलित से संबंधित मामले, दुर्व्यवहार और क्रियात्मक अनुसंधान, देश के शरणार्थी कानून को अपनाने पर चर्चा। ठीक है, आज हमने राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है, और इसमें जो से धारा और जो अनुच्छेद है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, ताकि आप कई बार उसको देख के एक माइंड में रहना कितने से इतने तक होगा, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को सही कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।